गाइस एक बात बताओ, आप एक कंज्यूमर हो, आप, मैं भी कंज्यूमर, आप भी कंज्यूमर हो। एज ए कंज्यूमर हम लोग क्या सोचते हैं? एज ए कंज्यूमर, जैसे मैं अगर आपकी बात करूं, एज एन स्टूडेंट कंज्यूमर, आप भी आप ये सोच रहे हो कि हमें ना सर कम से कम पढ़ना पड़े, कम से कम पढ़ाई हो और ज्यादा से ज्यादा नंबर आए। एम राइट? कम से कम पढ़ाई हो, पढ़ाई बिल्कुल ही कम हो और नंबर ज्यादा से ज्यादा आए, या अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो। तो पॉइंट क्या हो रहा है? इसे हम कहते हैं कंज्यूमर की प्रॉब्लम। अगर इसको थोड़ा मैं इकोनॉमिक भाषा में बात करूं तो एज एन कंज्यूमर मेरी यूटिलिटी मैक्सिमाइज होनी चाहिए तो मेरा खर्चा मिनिमाइज होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, कंज्यूमर की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है ऑप्टिमाइजेशन की। क्या होती है मेरा बच्चा? ऑप्टिमाइजेशन। कंज्यूमर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? अब ऐसा समझना, ऑप्टिमाइजेशन में दो बातें होती हैं। या तो मैं अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करूंगा, या तो मैं अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करूंगा, या फिर मैं अपना एक्सपेंडिचर मिनिमाइज करूंगा। ठीक है, या तो मैं अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करूंगा या मैं अपना एक्सपेंडिचर मिनिमाइज करूंगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। हमारी इकोनॉमिक्स में एक इकोनॉमिक्स ऐसे आए हैं जिन्होंने शायद कंज्यूमर थ्योरी पर बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छा बताया है। और उन्होंने ही बताया था कि जो कंज्यूमर की जो प्रॉब्लम होती है वो यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना होता है, वो यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना होता है। एंड उन इकोनॉमिक्स का नाम है मार्शेलियन। ठीक है, उनका नाम है मार्शेलियन। अब जरा ध्यान से सुन लो, अगर पेपर में आपसे कोई पूछे कि डिराइव फॉर मार्शेलियन सॉल्यूशन, इसका मतलब वो आपसे यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं। डिराइव फॉर मार्शेलियन इक्विलिब्रियम, वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं। ओके, इस चीज को आप दिमाग में रखना। सिमिलरली कुछ टाइम बाद में एक और इकोनॉमिक्स आए, ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से बताया। उन्होंने बोला कि कंज्यूमर्स की जो प्रॉब्लम होती है ऑप्टिमाइजेशन में, वो एक्सपेंडिचर मिनिमाइज करना भी होती है। लोग अपनी खर्चे को कम से कम भी करना चाहते हैं, और इस बात को बताने वाले जो इकोनॉमिक्स हैं वो छोटे मोटे इकोनॉमिक्स नहीं है, उनका नाम है हिग्स। गाइस, हिग्स हमारे इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, हिग्स वॉज द इकोनॉमिक्स जिन्होंने क्या कहते हो रेवोल्यूशन, मतलब इकोनॉमिक्स का मीनिंग ही बदल दिया था, इकोनॉमिक्स का मतलब ही बदल दिया था। अभी तक आपने जितनी इकोनॉमिक्स पढ़ी है इनका नाम बीच में आया जरूर होगा, पर अब तक आप लोग मार्शल थ्योरी पढ़ रहे थे। ठीक है, ऑर्डिनल थ्योरी, आप लोग मतलब मार्शल थ्योरी पढ़ रहे थे, इनका नाम आया तो था। लेकिन आफ्टर योर एंट्रेंस और ग्रेजुएशन, जैसे आप मास्टर्स में जाओगे ना, तो आपका पूरा कंसेप्ट एक किस थ्योरी पे आ जाएगा। फिर कोई छोटे मोटे इकोनॉमिक्स नहीं है, ये वो इकोनॉमिक्स जिन्होंने आईएसएलएम की थ्योरी बनाई। आपको क्या लगता है आईएसएलएम केन्स का थ्योरी है? नहीं, आईएसएलएम का जो कंसेप्ट है, एक्चुअल कंसेप्ट है, वो हिग्स और हेंसन थ्योरी है। हेंसन एक और इकोनॉमिक्स है, बट हिग्स का नाम यहाँ पे ज्यादा आता है। एक बार ध्यान रखना गाइस, अगर आप एक इकोनॉमिक्स छोड़ने का मतलब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आपको एटलीस्ट इकोनॉमिक्स के नाम पता होने चाहिए जो हमारे हिस्टोरिकल इकोनॉमिक्स थे। ठीक है, नाउ हिग्स ने बताया एक्सपेंडिचर मिनिमाइज करो। अब जरा समझना ध्यान से, मैं जब यूटिलिटी मैक्सिमाइज करता हूं तो मेरा यहाँ पे सब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, दैट इज माई इनकम। मतलब आप कह सकते हो ये ये चीज एक्सपेंडिचर लेस देन और इक्वल टू इनकम। इसके बारे में मैं फिर बात करूंगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, अभी वेट एंड वॉच डिस्कस करेंगे, बट कंफ्यूज मत होना। फिलहाल सब्जेक्टिव फंक्शन भी आप लिख सकते हो। तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन में ये होता है। वहीं जब एक्सपेंडिचर मिनिमाइज करते हैं तो हम यहाँ पे जो सब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो होता है गाइस, मैं आपको बता देता हूं, IUF। IUF का मतलब होता है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। IUF का मीनिंग होता है। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से, अंदाज से? ठीक है, अभी मैं सारा पढ़ाऊंगा, जानूंगा, सब कुछ समझाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। और जो लोग जून बैच ज्वाइन करने वाले हैं गाइस, मैं इतना पढ़ा दूंगा आप लोगों को, नवंबर तक इतना पढ़ा दूंगा। मतलब मेरा स्टूडेंट बस ये बोलता था, एक्चुअली बीच में ना ये लॉकडाउन और कोरोना वाला टाइम आ गया, ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया सब लोगों के लिए। अदरवाइज इससे पहले
मतलब हमें लोगों को बताने की जरूरत नहीं होती थी कि हम कौन हैं। आज हमें बताना पड़ता है कि हम कौन हैं। वो कोरोना और लॉकडाउन का पीरियड आ गया, मतलब एक क्राउड 6 6 घंटे के लिए नॉन स्टॉप, हम सबको पता था कि कितना पढ़ाते हैं। इतना पढ़ा दूंगा ना गाइस, अगर आप पढ़ने वाले हो तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और मजा तब है जब आप सारी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन ले लो, फिर मजा पता है क्या होगा, फिर अपनी मर्जी से चूज करने का कहाँ जाए। समझ में आ रही मेरी बात आप लोगों को? इतना पढ़ा दूंगा मैं आप लोगों को, तो टेंशन नहीं लेना, बहुत चीजें चलेंगी, सब चीजें डिस्कस करेंगे। आई यू एफ यानी इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। गाइस अगर अगर मैं इस चीज को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास जो एक्स का आंसर आता है, ऑब्वियसली बात है, मैं अपनी वैल्यूज निकाल रहा हूं, मेरा एक्स और वाई से निकल के आएगा यहाँ पर दोनों जगह। तो जो हमारा एक्स और वाई निकल के आएगा, ऑप्टिमल वैल्यू निकल के आएगी एक्स चार। क्या फंक्शन होगा? प्राइसेस और इनकम का। ठीक है, तो फंक्शन होगा प्राइसेस और इनकम का। यहां तक ये बात आपको समझ में आती है? वो फंक्शन होगा प्राइसेस एंड इनकम का। ठीक है, वही वही गाइस अगर मैं एक्सपेंडिचर मिनिमाइज की बात कर रहा था, और जो मेरे यहाँ से वैल्यूज निकल के आएगी एक्स की, पहली बात तो उसके ऊपर मैं सी लगाऊंगा, यानी कॉम्पनसेटेड वैल्यूज। एंड दीज आर दी फंक्शन ऑफ व्हाट? प्राइसेस एंड कांस्टेंट यूटिलिटी। जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है सर अभी क्या लिख रहे हो, वेट एंड वॉच, सब कुछ पता लगेगा। दिस इज कांस्टेंट यूटिलिटी। ठीक है, आईयूएफ। अब जिसमें आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूं, छोटा एग्जाम्पल, हिट थ्योरी क्यों फेमस हुई है? हिट थ्योरी का मतलब हो जाता है कि आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया गया है, दैट इज द वर्क। ठीक है, जैसे जैसे आपको पता होगा कुछ मूवीज आती थी पहले जिनमें ना टेंडर वाली बात होती थी, जैसे गवर्नमेंट टेंडर निकालती थी कि एक रोड बनना है जहां से लेकर यहाँ तक, है ना, जहां से लेकर यहाँ तक रोड बनना है, तो तुम्हें टेंडर लेकर आओ जी। तो लोग आते थे, टेंडर, टेंडर मतलब कॉस्ट, तुम कितने में ये काम कर दोगे। ध्यान रखना, लोगों के कॉस्ट वेरी करती थी, जिसकी सबसे कम कॉस्ट होती थी उस पर्सन को टेंडर मिल जाता था, है ना। आपको पता होगा पुरानी मूवीज मूवीज के अंदर सब चीज दिखा रखी है। ये वही एग्जाम्पल है डिट्टू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना यूटिलिटी गिवन है, यूटिलिटी कांस्टेंट है कि भाई काम कितना होना है, बस मुझे खर्चा कम से कम करना है। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएंगी वो एक्स और वाई की जो आएगी वो प्राइसेस एंड यूटिलिटी का फंक्शन होगा, एम का फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, और ये किसका फंक्शन होगा? इनकम। ठीक है बेटा, इतनी बात मुझे समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से। अब गाइस देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट से बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने इसको स्टार्ट करा यहाँ से। अब गैर मैं आपको जस्ट थोड़ा सा समझाना स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको इसके न्यूमेरिकल से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, नोट्स आपको फॉरवर्ड हो जाएंगे, इसके बेसिस पर मैं आपको न्यूमेरिकल से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसको गाइस रफ कर लीजिएगा आप लोग, मैं एक बार नोट कर लीजिए आप लोग, एंड नोट हो जाए तो आप चाहो तो फोटो भी क्लिक कर सकते हो, तो इजी है ना। नोट कर लो आप इसको, अगर नोट कर रहे हो तो। लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, मैं मेरा ध्यान इधर भी है, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, रीजन हो सकते हैं आने और जाने के, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलेगा, मैं आपको न्यूमेरिकल वगैरह कराता हूं। ठीक है, ओके, या राइट, चलिए जी। गैस देखो, कंज्यूमर प्रॉब्लम में, कंज्यूमर प्रॉब्लम में जैसा कि मैंने आपसे बात करी थी कि एजेंट होता है। ठीक है, कुछ 3 4 चीजें होती हैं, जैसे कि उस एजेंट का एक प्रेफरेंस होता है जो यूटिलिटी से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, यूटिलिटी से, और जो यूटिलिटी होती है दैट इज यू एक्स वाई। इस यूटिलिटी की खास बात क्या होती है कि ये वीकली पॉजिटिव होती है। ये जो होती है यूटिलिटी वीकली पॉजिटिव होती है। एक बार आईएसआई में बच्चे ने पूछा था कि क्या ये जरूरी है कि वीकली पॉजिटिव हो? हाँ जरूरी है, वीकली पॉजिटिव। वीकली पॉजिटिव मतलब दो ऑप्शन, या फिर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी। अब आप बोलते सर जीरो यूटिलिटी अच्छी भी होती है। हाँ गाइस, कभी कभी जीरो यूटिलिटी अच्छी होती है। आईएसआई ने 2 से 3 बार इस बेसिस पर क्वेश्चन पूछा है, जो मैंने आपको कहा ना, ये यूटिलिटी जीरो वाला, इस पर आईएसआई ने क्वेश्चन पूछा 2 से 3 बार। इन टाइप की यूटिलिटीज को हम बोलते हैं सबसिस्टेंट
लेवल, वो हल्के हल्के आगे आएगा तो मैं पूरा का पूरा डिटेल डिस्कशन करूंगा आप लोगों से, ठीक है। सब्सिस्टेंस लेवल, लेकिन ध्यान रखना जो यूटिलिटी होती है वो वीकली पॉजिटिव होती है। सेकंड थिंग, यहाँ पे जो एक्स और वाई होते हैं इनके लिए खास बात क्या होती है कि ये भी वीकली पॉजिटिव होते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं गाइस कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अच्छा, अब एक बात समझना, आप बोलते हो कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम कभी कभी जीरो कम्युनिटी कंज्यूम करते हैं, जैसे बैड कम्युनिटी उसमें पॉल्यूशन है, जीरो लूंगा मैं तो जीरो लेने में बहुत खुश हूँ। देखो नेगेटिव कंजम्पशन तो हो नहीं सकती किसी गुड की, लेकिन हम जीरो ले सकते, तो जीरो इज अ पॉसिबल सिचुएशन। थर्ड होता है बजट सेट। अब जरा बजट सेट को समझ लो आप लोग जरा बजट सेट को समझ लो। बजट इज बेसिकली डिफाइनर, मैं बता रहा हूं, बी विच इज द फंक्शन ऑफ प्राइस एंड इनकम, बी विच इज द फंक्शन ऑफ प्राइस एंड इनकम, बी फॉर बजट। यहां पे हम लोग कॉमोडिटी एक्स की बात कर रहे हैं, मान लो कॉमोडिटी एक्स एंड वाई की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं एग्जांपल गाइस, जैसे मैं एग्जांपल दो कमोडिटीज की बात कर रहा हूं एक्स एंड वाई में, उसकी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं। दो कमोडिटीज की बात कर रहे हैं, इनका दीज कमोडिटीज आर बिलोंग्स टू आर स्क्वायर प्लस, दीज कमोडिटीज आर बिलोंग्स टू आर स्क्वायर प्लस, ठीक है। सच दैट, मैं सब्जेक्ट वाला यहां लिख रहा हूं, P1x P2y इज लेस देन और इक्वल टू m, P1x P2y is less than equal to is less than or equal to n. That is the budget, right? Budget लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं। यूटिलिटी वीकली पॉजिटिव होती है, हमेशा ध्यान रखना। इसे हम वीक प्रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? वीक प्रेफरेंस। हमारे इकोनॉमी में ना वीक प्रेफरेंस का बहुत बड़ा रोल है, चीजों को तो बहुत पता लगेगा। अच्छा, मैं साथ साथ बातें बताता चलूँ आप लोगों को। आज मॉर्निंग में भी स्टूडेंट जो आए थे उनका भी बहुत बड़ा क्वेश्चन था, और आपने भी इसकी सुनी होगी। मैं बीच में रोक के बता रहा हूँ, कोई याद आया मुझे कि सर हमारे सीनियर्स है जो डीएफसी में है। अच्छा, उनकी सीनियर मेरे स्टूडेंट है, उनको उन्होंने रिकमेंड करेगा भाई एंट्रेंस ले रहे हो तो फिर सब से जाके पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि वो मुझसे एंट्रेंस फर्स्ट दोनों जगह पढ़ने आए थे। अच्छा, उन्होंने एक बात बोली, उनको भी डराया बच्चों को, मेरे बच्चों को जो भी आज क्लास में आए थे डरा दिया। आपको भी डरा सकते हैं कि भाई डीएससी में फेल बहुत होते हैं, डीएससी में फेल बहुत होते हैं, ठीक है। अब मुझे कह रहे बच्चे सर ऐसा बता रहे हैं कि एंट्रेंस तो कुछ नहीं है, एंट्रेंस तो कोई भी क्लैक कर लेता है, मतलब हमें तो बहुत टफ लग रहा है, उनको कुछ है ही नहीं उनके लिए। कहते हैं डीएससी में जाना बहुत आसान है, लेकिन वहां पे फेल हो जाते हैं बच्चे। तो गाइस इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, फेल हाँ हो जाते हैं, लेकिन लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं कभी फेल नहीं होते। मेरा बच्चा कभी फेल नहीं होगा। डीएससी में जाना बहुत आसान है, मैं नहीं कह रहा हूं आप बहुत आसानी से जा सकते हो। आपका कोई कोटा है आप जा सकते हो, आप किसी मेरिट बेसिस पे आप जा सकते हो, आप स्पोर्ट्स से हो या आप यहाँ पे हो वहां से हो, मल्टीपल ऑप्शन है डीएससी में जाने के, ठीक है। लेकिन वहां पे सर्वाइव सिर्फ एक ही कीमत पे हो सकता है, दैट इज पढ़ाई। अगर आपकी बेसिक वीक है, अगर आप वहां पे पढ़ नहीं रहे हो या पढ़ाई नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। तो गाइस अब आपको क्या करना है, मेरा बच्चा कभी भी डीएससी में फेल नहीं होता। रीजन, एक तो आप एंट्रेंस की तो पढ़ाई कर रहे हो मेरे साथ, साथ साथ गाइस साथ साथ डीएससी में सर्वाइव करने की भी पढ़ाई करोगे आप, ठीक है। डीएससी में सर्वाइव करने के लिए भी पढ़ोगे। जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं ना मैं आप लोगों को, ये लैंग्वेज ही वहीं की है। एक चीज को याद रखना, सर्वाइव होने की टेक्निक सीख रहा हूं मेरे साथ में, ठीक है। अब देखो मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ, यहाँ पर कुछ चीजें बताने वाला हूँ, ये चीज नोट कर ली होगी आप लोगों ने। मैं ऊपर तरफ कर देता हूँ, ठीक है। देखो थर्ड था, फोर्थ में यहाँ हमारे पास जो प्राइजेस हो जाते हैं, प्राइजेस आर बेसिकली ये P1 P2 अगर बात करूं तो दीज आर बेसिकली वीकली पॉजिटिव। प्राइजेस जो होते हैं वीकली पॉजिटिव होते हैं। वीकली पॉजिटिव की दो बातें निकल के आती हैं, या तो प्राइस जीरो होगा या प्राइस मतलब स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा, ठीक है। प्राइस या तो जीरो होगा या प्राइस स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा। मैं आपको बोलने का ऑप्शन दे रहा हूं, मुझे बताओ अगर प्राइस जीरो होगा तो क्या होगा, मतलब लिखने का ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। अगर प्राइस जीरो होगा तो क्या होगा, बताओ गाइस। अगर
प्राइस जीरो होगा तो क्या होगा? कोई अच्छा सा आंसर देना। प्राइस जीरो होगा तो क्या होगा? प्लीज गाइस लिखो, बताओ मुझे, मैंने आपको लिखने का ऑप्शन दिया है। हाँ जी, प्राइस जीरो होगा तो क्या होगा? कोई नहीं बता रहा है मुझे, सिंगल बच्चे ने भी नहीं बताया। प्लीज गाइस बताओ। जब प्राइस जीरो होगा तो गुड फ्री होगा। जब प्राइस जीरो होगा तो कमोडिटी फ्री होगी, फ्री गुड होगा। ठीक है, ये फ्री गुड होगा। ठीक है, और फ्री गुड की खास बात क्या होती है? अच्छा, ये बच्चे कैन यू प्रोनाउंस दी इक्वेशन अगेन सर? प्रगति एक मिनट रुको बेटा, मैं इसको बता रहा हूँ, बस मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इशू नहीं। पहले मैं फ्री गुड बता दूं बेटा, देखना, अगर प्राइस जीरो होगा तो ये फ्री गुड होगा। और फ्री गुड का मतलब आप समझते हो कि हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें फ्री हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी अप टू 200 यूनिट फ्री है, या जीटीसी बसेज में किराया फ्री है। ठीक है, ये एक्स फाइव जगह चीजें फ्री हैं। तो चीजें जब फ्री होती है ना, तो फ्री गुड कहलाई जाती है। उनकी जो डिमांड होती है वो इनफाइनाइट होती है, और जो सप्लाई होती है वो फाइनाइट होती है। जो डिमांड होती है वो इनफाइनाइट होती है, जो सप्लाई होती है वो फाइनाइट होती है। इस वजह से ये चीज करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए जो कमोडिटीज अच्छी होती है, ट्रेडेबल होती है, उनका प्राइस जीरो नहीं होता। मैं रिपीट कर देता हूं, हर किसी कमोडिटी का प्राइस जीरो नहीं होता, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होती है, ट्रेडेबल होती है, उनका इकोनॉमी में इंपॉर्टेंस होता है। अगर उनका प्राइस जीरो कर दिया तो फ्री गुड हो जाएगा, और डिमांड इनफाइनाइट हो जाएगी, और सप्लाई फाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, ये आईएसएम में क्वेश्चन पूछा था कि वाई वी बेसिकली कांट सेट दी प्राइस इक्वल्स टू जीरो, तो बच्चे ने यही आंसर दिया था। ठीक है, एक बात हो गई। यहां तक मेरी बात समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से? अच्छा, प्राइस पॉजिटिव होगा, ये एग्जिस्ट कर जाता है। हर नॉर्मल गुड का प्राइस मतलब नॉर्मल का मतलब हो जाता है वो कमोडिटी जो ठीक ठाक है, उसका प्राइस आपका एग्जिस्ट करता होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसमें को किंतु परंतु नहीं, इसके अंदर बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। ठीक है, नाउ अब एक बच्चे ने मुझे बताया, ये एक बच्चे ने पूछा सर ये चीज बजट क्वेश्चन, मैं ये बच्चे का डाउट है, मैं वो बता देता हूँ। बड़े देखो, बजट बी से डिनोट कर रहे हैं, बी विच इज फंक्शन ऑफ प्राइस एंड इनकम। जो प्राइस है ना, ये प्राइस है, ये प्राइस वेक्टर को शो कर रहा है, प्राइस वेक्टर। ठीक है, ये जो प्राइस है, प्राइस वेक्टर को शो कर रहा है। बजट इज अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड इनकम विच इज इक्वल टू एक्स वाई जो दो कमोडिटीज में कंज्यूम कर रहा हूं, जो दो कमोडिटीज में कंज्यूम कर रहा हूं, और वो बिलोंग कर रही है हमारे रियल नंबर्स को, वो बिलोंग करने का हमारे रियल नंबर्स को। और रियल टू डायमेंशनल, यहाँ पे टू लगाया, टू डायमेंशनल है, और वो रियल पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वो रियल पॉजिटिव है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये उसको बिलोंग कर रही है। सच दैट अगर ये चीजें सेटिस्फाई होंगी तो दोनों कमोडिटीज का, ये एक्स कमोडिटी है उसका प्राइस है, ये वाई कमोडिटी उसका प्राइस है, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो गाइस ये मेरा एक्सपेंडिचर शो करेगा। दिस इज माई एक्सपेंडिचर ऑन टू गुड्स, और वी कैन से दैट द एंटायर गुड्स। अगर हमारा गुड वाई कंपोजिट गुड है तो ये मेरे लिए सबका क्या हो जाएगा, खर्चा सारे गुड्स के लिए हो जाएगा, एंड विच इज लेस देन और इक्वल टू एम। गॉट इट गाइस? विच इज लेस देन और इक्वल टू एम। क्लियर गाइस? मेरी यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? चलिए जी, मैं आगे बात करता हूं, मैं आगे बात कर रहा हूं गाइस, आखिर तक रुकना। ठीक है, 1 घंटे के आसपास की क्लास और है, आखिर तक रुकना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं डीएससी का पास्ट ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई। फोर्थ इंफॉर्मेशन थी, फिफ्थ है यहाँ पर, फिफ्थ है हमारे पास इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, दैट इज इनकम। और इनकम का मतलब हो गया ये एम, वीकली पॉजिटिव। ठीक है, वीकली पॉजिटिव। अब मैं चीज बताने वाला हूं आपको, बहुत ज्यादा काम की लगेगी आपको। इनकम पॉजिटिव के दो ऑप्शन हो गए, या तो जीरो या पॉजिटिव। ठीक है, जो पॉजिटिव वाली बात है वो तो एग्जिस्ट कर जाती है, इसकी तो चलो बात ही नहीं कर रहे हम, ये तो एग्जिस्ट करेगी। लेकिन व्हाट अबाउट जीरो इनकम? ऐसा सोचो, अगर किसी पर्सन की इनकम जीरो है, ठीक है, अगर किसी पर्सन की इनकम जीरो है तो वहां पे एक आउटकम निकल के आता है। मैं आपको एग्जांपल दूं, हम लोगों ने ना अपनी इकोनॉमिक थ्योरी में एक फंक्शन पढ़ा था, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, हम लोगों ने अपनी इकोनॉमिक थ्योरी में एक फंक्शन पढ़ा था, उस फंक्शन का नाम था कंजम्पशन फंक्शन।
देखो गाइस, समझाने के लिए मैं कुछ चीजों को इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं इसको बता रहा हूं बट एक कंजम्पशन फंक्शन लिखकर। आप लोगों को याद होगा तो केल्विन का कंजम्पशन फंक्शन लिखा था, वो था C इक्वल टू C बार प्लस का स्मॉल सी वाई। वाई मतलब इनकम, ठीक है, वाई मतलब इनकम, इनकम को मैं यहाँ पे M कह सकता हूं। आर यू विद मी है? C इज इक्वल टू C बार प्लस का स्मॉल सी वाई, स्मॉल सी द MPC। मैं मैक्रो नहीं बता रहा, मैं आपको ये बता रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये इनकम यहाँ पे जीरो हो गई, ये इनकम यहाँ पे जीरो हो गई, तो सी किसके बराबर हो गया? सी बार के। यानी किसी भी कंज्यूमर की इनकम अगर जीरो है, किसी भी कंज्यूमर की इनकम अगर जीरो है, तो क्या होगा? उसकी जो कंजम्पशन फंक्शन है वो किसके बराबर हो जाएगा? सी बार के। एंड सी बार इज व्हाट? दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, तो इसका मतलब सही में आ गया कि अगर इनकम जीरो हो जाएगी तो कंज्यूमर विल कंज्यूम ऑटोनॉमस। अब ऑटोनॉमस का मतलब क्या हो जाता है? पहली बात तो ऑटोनॉमस का कोई इको मीनिंग नहीं होता, नो इको मीनिंग, नो इको मीनिंग। ध्यान रखना गाइस, ऑटोनॉमस का कोई इको मीनिंग नहीं होता। रीजन बिहाइंड, ऑटोनॉमस एक ऐसी वैल्यू होती है जो डिफाइन है ही नहीं। आज की डेट में वर्ल्ड में दो थ्योरी पर या दो टॉपिक पर आज भी रिसर्च चल रही है। किसी ने अगर उनमें से किसी भी पॉइंट को सॉल्व कर दिया तो गाइस उसको नोबेल मिल जाएगा। आप सॉल्व कर दो, आपको नोबेल मिल जाएगा। दो इश्यू, दो पॉइंट जो मैं पढ़े थे, एक ऑटोनॉमस वाली की सी बार, इस पे भी आज भी रिसर्च चल रही है, तो ये अनडिफाइन है। ठीक है, ये अनडिफाइन है, अनडिफाइन, अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड है ये। सी बार को कोई डिफाइन नहीं कर पाया। सी बार का मतलब क्या होता है? भाई मान लो मैं हूं, मेरी इनकम जीरो है, तो अब मेरी इनकम जीरो है, अब मेरे को कोई चीज फ्री में दी जा रही है, तो अब ये मेरे इंडिविजुअली बेसिस पे डिपेंड होगा कि मुझे कितनी चाहिए। किसी दूसरे पर्सन की इनकम जीरो है तो उसका ऑटोनॉमस अलग होगा, कोई तीसरे पर्सन की इनकम जीरो है तो उसका ऑटोनॉमस अलग होगा। ठीक है, वर्ल्ड में पहला तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है जिसका थ्योरी अभी तक नहीं बन पाई है, अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। दूसरा गाइस डेट वेट लॉस। आप लोगों ने गाइस डेट वेट लॉस के बारे में बिल्कुल सुना होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। डेट वेट लॉस भी एक ऐसा लॉस होता है जिसके बारे में आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया, बस पता है कि एक ऐसा लॉस होता है जो पता नहीं कहाँ चला जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनकम जो होती है वीकली पॉजिटिव होती है, और अगर इनकम जीरो हो जाती है तो जो कंज्यूमर की कंजम्पशन होगी वो उसकी ऑटोनॉमस के बराबर होगी, और ऑटोनॉमस वाली जो कंजम्पशन होगी उसका कोई इको मीनिंग नहीं होता। इस वजह से इनकम जीरो होने से कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल के आएगा। ठीक है बेटा, ये मैं आपकी सब्जेक्टिव भी प्रिपरेशन करवा रहा हूं। यहाँ तो मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को अच्छे से, बढ़िया से। चलिए, अब जो गाइड आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया, अब मैं, आप इसको नोट भी करते जाओ। अब मैं कहता आपसे न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, जितनी बातें मैंने यहाँ पे डिस्कस करी है उनके बेसिस पे आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ। न्यूमेरिकल कंज्यूमर थ्योरी में नो डाउट दो ही चीजों पे बेस्ड होंगे, या तो मुझे अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है या मुझे अपना खर्चा मिनिमाइज करना है। ये दो ही न्यूमेरिकल्स आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं इन कंज्यूमर थ्योरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है दैट इज यूटिलिटी विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, और जो मेरे पास में बजट कांस्टेंट है वो है P1 x P2 y विच इज लेस देन और इक्वल टू m। गाइस ये मेरे पास में यूटिलिटी फंक्शन है और मेरे पास में ये बजट कंस्ट्रेंट है। ठीक है, अच्छा आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब मुझे ऐसे रिप्लाई मत करना, मतलब सबको पता लग जाएगा इसके बारे में कि वो नॉन इकोनॉमिक ऑनर्स बैकग्राउंड से हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं तो मुझे आफ्टर क्लास पर्सनली मैसेज करना। ठीक है, मेरा नंबर ग्रुप पर है, जब ये मेरा नंबर होगा आपके पास मैं बता दूंगा अपना नंबर, वैसे होना चाहिए आपके पास। मुझे पर्सनल मैसेज करना अगर नॉन इकोनॉमिक ऑनर्स बैकग्राउंड के हो तो। कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी वो हम पहले सॉर्ट आउट कर लेंगे। प्रॉब्लम आने का मतलब ये नहीं कि चीजों को छोड़ के निकल जाओ, नहीं। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग नॉन इकोनॉमिक ऑनर्स के हैं वो बिल्कुल भी परेशान मत हो ये सोचकर कि भाई हमारे कॉम्पिटेटिव इकोनॉमिक्स ऑनर्स के हैं। इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाला बच्चा ये बिल्कुल अच्छे से जानता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स से हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो गाइस मैं बता रहा हूं, आपने अब तक क्या पढ़ा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तक कहां से थे कि इको फील्ड से थे, इको फील्ड से नहीं थे, बहुत अच्छा पढ़ते थे, बहुत बुरा पढ़ते थे, नहीं। जो एक साल है या जो भी टाइम है, इस सेशन में हम कितना पढ़ रहे हैं मैटर करता है। तो अब जो मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे, मैं यूज करूंगा लेग्रांज मल्टीप्लायर। लेग्रांज मल्टीप्लायर मैं थोड़ा सा बेसिक भी बता दूंगा और फिर उस बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, ठीक है। फिर भी जो प्रॉब्लम आती है मुझे बताना पड़ता है, पर पर्सनली मैं आपको पर्सनल लेवल पर गाइड करूंगा कि इन टॉपिक को आप कैसे स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। चलिए मैं लेग्रांज मल्टीप्लायर की बेसिक चीजों को सॉल्व कर रहा हूं आप लोगों के लिए। जो गाइस ऐसा होता है कि मुझे नहीं सॉल्व करना, तो मैं यूज करूंगा लेग्रांज मल्टीप्लायर, ठीक है। लेग्रांज मल्टीप्लायर, ओके। लेग्रांज मल्टीप्लायर, लेग्रांज मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि डिनोटेड एल, कैसे भी आप कह सकते हो, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, प्लस लैम्डा आवर सब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, प्लस आवर सब्जेक्टिव फंक्शन। व्हाट इट गाइस, ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस लैम्डा सब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूं, देखो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में डिफरेंस रहता है हमेशा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कभी कभी यूटिलिटी बन जाता है, ठीक है, कभी कभी ये बन जाता है, ठीक है। या तो हम ऑब्जेक्टिव में अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, एक चीज कर सकते हैं, या फिर हम लोग अपनी अपनी यूटिलिटी अपनी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। और ये बात मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी क्वेश्चन में एक जो है एग्जामिनर आपसे दोनों चीजें करवा रहा हो, वो ये कह रहा हो कि आप यूटिलिटी में भी मैक्सिमाइज करो और एक्सपेंडिचर भी मिनिमाइज करो, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे डियोलिटी, डियोलिटी, ठीक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछते हैं आईआईटी वाले या जेएनयू वाले या आईआईटी वाले या गेट वाले कि सॉल्व फॉर डियोलिटी, तो डियोलिटी का मतलब कि आप लोग यूटिलिटी मैक्सिमाइज करो, खर्चा मिनिमाइज करो, ठीक है बेटा। मेरी आती की बात समझ में आ गई। तो ऑब्जेक्टिव, और मैं एक बार इसको ऑब्जेक्टिव लिखता हूं तो सब्जेक्टिव ये बन जाएगा, फिर एक बार मैं इसको सब्जेक्टिव इसको मैं ऑब्जेक्टिव लिखता हूं तो सब्जेक्टिव ये बन जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करता हूं मैं आप लोगों के लिए एक एक करके। आप लोग इसको नोट कर लो जल्दी से, जिन लोगों ने नोट नहीं करा है। मैं अलाउ कर रहा हूं अभी आपको बोलना, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, यहां तक फिर मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहा हूं। कोई डाउट हो तो गाइस आप मुझसे पूछ सकते हो, फिर मैं ये न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ पूछना हो तो गाइस आप पूछ सकते हो। क्लास अभी चलेगी कम से कम 6:30 तक चलेगी। थक गए हो, बोर हो रहे हो तो मतलब स्ट्रगल कर लो गाइस, गाइस यही एक स्ट्रगल है, मजे आ जाएंगे आपके। मैं ऐसे लोगों से मिलवा दूंगा जो ये कहते थे कि सिलेक्शन नहीं होगा, यार वो प्लेसमेंट लेके बैठे हैं, प्लेसमेंट, और छोटी मोटी नहीं, 1.5-2 लाख रुपए महीने के प्लेसमेंट लेके बैठे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ करे। हाँ, एक बच्चे ने पूछा ऑटोनोमस कंजम्पशन बेसिक नीड, अच्छा आप कहते हो हाँ आप कह रहे हो बेसिक नीड, बट मेरी बेसिक नीड अलग है, आपकी बेसिक नीड अलग है, ठीक है। मुकेश अंबानी की बेसिक नीड अलग है, ठीक है, एक रिक्शा वाली की बेसिक नीड अलग है। मेरा कहने का मतलब ये हो जाता है कि ऑटोनोमस कंजम्पशन जो होती है, ऑटोनोमस वैल्यू जो होती है, वो डिफाइन नहीं है, मतलब यूनिवर्सली लेवल पे डिफाइन नहीं है। आप एक वैल्यू को पूरी वैल्यू से डिफाइन नहीं कर सकते हो, मीनिंग तो है लेकिन हर पर्सन का अलग अलग मीनिंग है, इस वजह से उसका एंटायरली लेवल पे इकोनॉमिक मीनिंग नहीं निकल के आता, ठीक है। हाँ अच्छा, एक बच्चे ने पूछा है कि व्हाट इज दिस, बेटा ये आपका यूटिलिटी फंक्शन है, एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई, दिस इज द यूटिलिटी फंक्शन, और ये आपका स्पेशल टाइप का यूटिलिटी फंक्शन है। आज पहली क्लास है तो आज पहली क्लास में मैंने इस टाइप का प्रिपेयर की बात कर ली, ठीक है, ठीक है। बट जो रेगुलर क्लासेस होंगी उसमें बिल्कुल इनिशियल से, यानी जो बिल्कुल यूटिलिटी एक्स वाई से स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे अगली क्लास में मैं बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट करूंगा, वो पहली क्लास की आज मॉर्निंग में मैंने एग्जांपल डिस्कस कर लिया, तो इसलिए मैं अभी ये वाला एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज द यूटिलिटी फंक्शन, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। एक स्टूडेंट कह रहा था ड्यूलिटी का मतलब बताओ दोबारा से। ड्यूलिटी का मतलब होता है कि एक कंज्यूमर एक टाइम में दोनों ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात कर रहा है, एक जगह वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहा है, वो कह रहा है मुझे बहुत ज्यादा खुश होना है ना, साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि मुझे खर्चा कम से कम करना है। तो बिकॉज एक ही टाइम में एक ही चीज होती है, बाय मिस्टेक अगर
एक टाइम में दोनों चीजें करना चाहते हो तो उसे आप ड्यूलिटी बोलते हो। पेपर में अगर ड्यूलिटी लिखा हुआ होता है तो आपको गाइस यूटिलिटी मैक्सिमाइज भी करनी है और आपको एक्सपेंडिचर मिनिमाइज भी करना पड़ेगा। दोनों चीजें आपको गाइस सॉल्व करनी है यहाँ पर, ठीक है। ओके गाइस, चलिए मैं आगे सॉल्व करूँ चीजों को। मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ साथ साथ। चलो हो गया गाइस, किसी का डाउट शायद अब है नहीं। अभी पढ़ना है, जाना नहीं है कहीं, ठीक है, कहीं नहीं जाना। चलिए गाइस, मैं इसी को ड्रॉप कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं अब लोगों के लिए, आपको सही से दिखे, ठीक है गाइस। देखिएगा, लेग्रांज मल्टीप्लायर, पहले मैं ऑब्जेक्टिव लग रहा हूं यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है, यूटिलिटी ऑफ एक्स वाई प्लस लैम्डा एम माइनस का पी वन एक्स माइनस का पी टू वाई। देखो गाइस होता क्या है कि जो सब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो कोई इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है, राइट। यहाँ प्लस लैम्डा आता है। इस लैम्डा के बारे में एक चीज समझ लीजिएगा आप लोग, लैम्डा के बारे में एक चीज समझ लेना, ये जो लैम्डा है लैम्डा, इसको हम कहते हैं शैडो प्राइस। मैं आपको बता देता हूं, ये शैडो प्राइस है। आपको बात जानकर बहुत बहुत ज्यादा हैरानी होगी, शैडो प्राइस का क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में भी पूछा गया 2 से 3 बार। आप लोग उसका क्यों बता रहे हो, तो एम इकोनॉमिक में पूछा गया 2 से 3 बार। मतलब ये क्या ऐसा टॉपिक जो हर कोई पूछता है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में पूछा है तो क्वेश्चन शैडो प्राइस का, लैम्डा के बारे में, ठीक है। चलो वहां की बात छोड़ दें, वहां उधर डिस्कस करेंगे। एमए को मैं गाइस आईएससी वालों ने पूछा है, इंट्रो पूछा है, ठीक है, जेएनयू वालों ने पूछा है, एमएससी गोखले ने पूछा है। अब देखो मीनिंग क्या होता है, लैम्डा का मतलब होता है शैडो प्राइस। शैडो प्राइस का मतलब किसी भी इक्वेशन का साथी, शैडो प्राइस का मतलब होता है किसी भी इक्वेशन का साथी। इसके अगर मैं इसके आगे प्राइस वर्ड जोड़ दूं, अगर मैं लैम्डा के आगे प्राइस वर्ड को जोड़ दूं तो भाई जो लैम्डा है इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, यानी वीकली पॉजिटिव। लैम्डा अगर शैडो प्राइस अगर प्राइस है तो वो वीकली पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, वीकली पॉजिटिव में दो बातें निकल के आ जाती हैं, या तो 0 होगा या फिर ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा, ठीक है। ओके, अब मुझे जब छोटी सी आप लोग ये बात बताओ, छोटा सा, ठीक है, मैं आपको ना यहाँ पे अलाउ कर रहा हूँ लिखने के लिए, मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बताना। अब मुझे बताना बेटा, अगर मैं इसके बेसिस पे यहां से लैम्डा को 0 कर दूं, फिर समझने की चीज है और कुछ नहीं है, फिर बताऊंगा मैं क्यों समझा रहा हूं। लैम्डा को 0 कर दूं यानी ये 0 हो गया, जस्ट अभी लिखना कुछ नहीं, अच्छी समझना। अब क्या होगा मुझे बताओगे जरा, अगर लेग्रांज इज इक्वल टू यूटिलिटी जो मैक्सिमाइज करनी है, मतलब 0 इंटू दिस क्या होगा, एनीवन एल्स? यस, एक बच्चे ने सही बोला कि जो लेग्रांज होगा वो यू एक्स वाई हो जाएगा, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। लेकिन हाँ बिल्कुल, हाँ मतलब यस यू ऑल आर राइट, सबको पता है 0 का मल्टीप्लाई कितने करो ये रहेगा, सबको पता है, लेकिन इसके आउटकम क्या निकलेगा, मतलब इकोनॉमिकली क्या बोलेंगे हम इस चीज को। अगर मैं हाँ 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 ठीक, जिन्होंने लिखा सही लिख रहा। अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो ऐसा मान लो, जब हम छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे बच्चे थे, जब हम लोग थे, ठीक है, तो हमारा भी ऐसा लेग्रांज मल्टीप्लायर होता था, ठीक है, हमें भी लेग्रांज के हिसाब से अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी होती थी, हमें भी चीजें चाहिए होती थी, बचपन में हमें भी चीजें चाहिए होती थी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे चीज चाहिए थी और जो मुझे चीज कंज्यूम करनी थी तो किसी न किसी इनकम पे डिपेंड करती थी, क्योंकि फ्री तो आती नहीं थी, वो हमारे गार्जियन खरीद के लेकर आते थे। लेकिन हमें क्या कभी इस बात से मतलब था कि मेरे पेरेंट्स कितना कमाते हैं या कितना उनकी इनकम है या कितना उनका एक्सपेंडिचर है, था नहीं था। मुझे इस बात से बिल्कुल भी, हाँ आंसर सही दिया है बच्चे ने, मुझे इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि मेरे पेरेंट्स कितना कमाते हैं, मुझे तो बस वो गुड चाहिए होता था। क्यों, मेरी जो लेग्रांज मल्टीप्लायर था वो सीधे सीधे मेरी यूटिलिटी के बेसिस पे था। लेकिन ये बात बताओ, क्या वो फ्री होता था कम्युनिटी, क्या मेरे पेरेंट्स फ्री में लेकर आते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो लेकर आते थे, पैसे को लेकर आते थे। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन छोटे बच्चे की इक्वेशन है। ये इक्वेशन एक मतलब कह सकते हो उस पर्सन की इक्वेशन है जिसको इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना चाहता है उसका बजट कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता। यानी अगर छोटे से एग्जाम्पल की बात समझो तो बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, और अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं
तो किसी भी कंट्री के पीपल सिटीजन, हम लोग ये कहते हैं हमें ना ये चीज फ्री में दे दो। भाई हमारी कंट्री में हमें बहुत सी चीज फ्री मिलती है, इंडिया में दिल्ली में बहुत सी चीजें फ्री मिलती हैं। क्या वो चीजें फ्री में आती है? क्या उनको खर्चा नहीं होता? कोई होता है। हमारी यूटिलिटी मैक्सिमाइज तो हो रही है, हम डिमांड भी करते हैं बट विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, विदाउट एनी कंस्ट्रेंट प्रैक्टिकली। तो इन केसेस में इन टाइप के क्वेश्चन को बोला जाता है, इन टाइप के लैग्रेंज को बोला जाता है अनकंस्ट्रेंट। मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया, इंडियन सिटीजन या किसी भी कंट्री, किसी भी डेवलपिंग कंट्री के सिटीजन, जब ऑब्वियसली बात है लोगों को चीजें फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं तो लोगों को मतलब नहीं होता कि वो पैसा कहां से आएगा। हमें आज अगर इलेक्ट्रिसिटी अप टू 200 यूनिट हमें मतलब किसी पर्सन को फ्री मिल रही है तो हमें ये बात जाननी चाहिए कि वो पैसा कहां से आएगा। अगर हमें डीटीसी के अंदर फ्री ट्रेवलिंग मिल रही है तो पैसा जानना चाहिए कहां से आएगा। अगर हमें एजुकेशन में मतलब कोई भी चीज फ्री में मिल रही है तो उसका मीनिंग हम लोग कहीं से उधार मांग रहे हैं और फिर हम लोगों पर खर्च कर रहे हैं, और आफ्टर जब वो उधार पे किया जाएगा तो वी आर द पीपल, वी आर द सिटीजन जो पे करेंगे फ्यूचर में। अब ओल्ड एज तक हम लोगों जो पे करेंगे या फिर हमारी आने वाली दूसरी जनरेशन पे करेगी, और उस टाइम जो जनरेशन पे करेगी वो जनरेशन उस सरकार को गालियां बकेंगी जिस सरकार में वो लोग किस अमाउंट को पे कर रहे होंगे। तो यहाँ पे करंट का कोई इशू नहीं, कोई वो नहीं होता, मतलब गलत जो पुराने करके जा चुके उनका कुछ होता है। ठीक है, तो जस्ट ये मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ थोड़ी सी, इस चीज को आप कोई भी दिल पे मत लेना कि सर आप ऐसे कह रहे हो। ठीक है, इस चीज को कोई भी दिल पे मत लेना इस बात को। ओके, तो दिस इज द अनकंस्ट्रेंट थ्योरी, राइट गाइस, दिस इज द अनकंस्ट्रेंट। वहीं जब ये लैम्डा पॉजिटिव होगा, मान लो ये जीरो ना होकर, ये जीरो ना होकर ये पॉजिटिव है, तो ठीक है ये पॉजिटिव है ना, तो इसे हम बोलेंगे कंस्ट्रेंट। इसे हम क्या बोलेंगे फ्रेंड? इसे हम बोलेंगे कंस्ट्रेंट थ्योरी। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से? बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से। चलिए जी, अब गाइस मैं अपना देखो गाइस ये समझ में आ गया ना। अब सुनो मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, ये चीजें क्यों बताई है। आईएसआई में इंटरव्यू था जी मेरे स्टूडेंट का, जो जनरली जो पूछते हैं, उन्होंने कहा वो क्या करते हैं, वो लोग आपको क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कहते हैं सॉल्व करो बोर्ड पर, बोर्ड पर सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन वो सॉल्व करते हैं, वो यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ पे खत्म करते हैं, और मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक बच्चे से वही लेग्रांज का क्वेश्चन था, भाई साहब सब पूछ लिया, कुछ चीज नहीं छोड़ी उन्होंने। आईआईटी वाले ये मैटर नहीं करते कि आपका आंसर कितना आ रहा है, नहीं, शुरू कैसे करते हो, हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन, एंड जो बीच की चीज उन पर क्वेश्चनिंग करते हैं वो लोग, ऐसे सिलेक्शन करते हैं। मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैंने आईआईटी क्रैक किया है, मुझे पता है कि कैसे वो लोग वर्ड लगाते हैं। बी रेडी फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, चलो गाइस अब मैं आपको न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व कराता हूं। ये लिख रहा हूं मैं, एक्स वाई प्लस का एक्स प्लस का वाई। ठीक है, आप भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूं। मैं आपको चीज बता देता हूं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं शायद उनको ये नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मुझे डेफिनेटली पता है कि मॉर्निंग में कुछ 6-7 लोग थे ऐसे, कुछ लोग थे जो जिनको नहीं पता था कि क्या हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड नहीं था। ये लेग्रांज है, ये मेरी यूटिलिटी फंक्शन है, ये पूरा का पूरा यूटिलिटी फंक्शन है, ये मेरा बजट कांस्टेंट है। मुझे ऑप्टिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ऑप्टिमम वैल्यू का मतलब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, दो वैल्यू मुझे निकालनी है, उसके लिए मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव करना चाहिए, देखो डेरिवेटिव। ठीक है, तो लेग्रांज इज अ मेथड जिससे मैं चीजों को सॉल्व करता हूँ। पेपर में लेग्रांज के थ्रू सॉल्व करना है आपको, अगर आपने एमएस वाला मेथड पढ़ा होगा तो भूल जाओ, लेग्रांज से सॉल्व करना है। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज बेटा, मैं यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा। मैं क्या करूंगा? पार्शियल। आप में से कुछ लोग ऐसे जिनको शायद पार्शियल का मतलब नहीं पता होगा। पार्शियल का मतलब होता है कि जब हम किसी फंक्शन, किसी वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मान लो मैं एक्स को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो वहां पे वाई कांस्टेंट है, और अगर मैं वाई को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो वहां पे एक्स कांस्टेंट है। यानी एक टाइम में एक वेरिएबल कांस्टेंट होता है, दूसरा वेरी होता रहता है। ठीक है, जैसे कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। प्लीज गाइस यहाँ से मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए मैं डिफरेंशिएट करता हूं इसको। अगर किसी को डाउट होगा, ठीक है, तो ये डाउट ऐसे, मतलब मैं पूछूं डाउट तो आप बताओ, ऐसे क्लियर नहीं होगा। ये डाउट तो पकड़ा डिस्कशन से होगा। किसी को डाउट है तो मैं आपको पर्सनल लेवल पे बताऊंगा। ठीक है,
डोंट वरी अबाउट, ठीक है। फिलहाल फिलहाल नोट करते रहना। पहले मैंने इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, एक्स वाई को मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो एक्स का तो हो जाएगा 1 और वाई का रिमेन्स वाई, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो एक्स का 1 हो जाएगा, ठीक है, एंड वाई का हो जाएगा 0। पार्शियल का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को बात मेरी, कि एक्स में कर रहा हूं तो वाई 0 मतलब वाई 6, वाई में करता हूं एक्स 6 प्लस लैम्डा इज द कांस्टेंट वैल्यू, लैम्डा ऐसे रखा मैंने, एम का करता हूं तो 0 आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, P1 एक्स माइनस का, तो एक्स का 1 हो जाएगा माइनस P1 आ जाएगा और इसका हो जाएगा 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन फॉर इट इक्वल टू 0, ध्यान रखना किसी भी डेरिवेटिव को हम 0 रख देंगे अगर हमें ऑप्टिमम चाहिए। ऑप्टिमम का मतलब होता है कि या तो वैल्यू बढ़ रही है या वैल्यू कम हो रही है। अगर हम उसका डेरिवेटिव 0 रख देंगे तो मतलब अब उनमें चेंजेस खत्म हो जाएंगे, तो वो अपने मैक्स पे मिन पे रुकेगी, ठीक है। मतलब डेरिवेटिव को 0 रखना फॉर ऑप्टिमाइजेशन, फॉर ऑप्टिमाइजेशन। फॉर इट इक्वल टू 0 एंड इस बेसिस पे आप देखो y प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा P1 विच इंप्लाई दैट लैम्डा इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन में P1, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन में P1। और यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। चलिए ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन आ गई मेरी। अब इसको आगे मैं सॉल्व करता हूं यार, लीव मत करना, भी देखते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। आधा पौन घंटा, आधा घंटा और बचा टाइम, हाँ बस आधा सवा घंटा, आधा पौन घंटा बचा मैक्सिमम। इसके बाद तो एक क्वेश्चन और है इसी से रिलेटेड, ठीक है, ठीक है। चलिए यार ध्यान से देखते रहना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। पहले मैंने इसको एक्स में किया, अब मैं इसको वाई में कर रहा हूं, तो एक्स वाई में जो मैंने वाई में किया, ये आ जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस 0 प्लस 1 प्लस ये आगे का प्लस का लैम्डा माइनस P2, माइनस P2, क्लियर गाइस, माइनस का P2 एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन फॉर इट इक्वल टू 0 and this is x plus का 1 is equals to lambda P2 and lambda is equals to x plus का 1 upon में P2। this is equation number 2, this is equation number 2। जब दो इक्वेशन आ गए मेरे पास, ठीक है, दो इक्वेशन आ गए मेरे पास। नाउ इक्वेशन 1 2 कंपेयर बोथ इक्वेशन, कंपेयर बोथ इक्वेशन। तो जब मैंने इसको कंपेयर किया, दैट इज x प्लस का 1 अपॉन में P2, दैट इज y प्लस का 1 अपॉन में P1, क्लियर। x प्लस का 1 अपॉन में P2, y प्लस का 1 अपॉन में P1। एंड गाइस जब मैंने इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करा तो ये निकल के आया इधर, दैट इज P1 बाय P2 इज इक्वल्स टू y प्लस 1 अपॉन में x प्लस का 1। गाइस समझ के रखना, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी। ये जो है इसे हम बोलते हैं MRS, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं MRS। ठीक है, मैंने लिखा है दिस इज MRS, दिस इज द प्राइस रेशियो, क्लियर, दिस इज द प्राइस रेशियो, दिस इज MRS। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई, ये मैंने सॉल्व किया। आप पहले गए यहां तक नोट कर लीजिए, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं लिखने के लिए। अगर किसी को कोई डाउट है यहां तक की कैलकुलेशन में तो प्लीज मुझे पूछ लीजिए। हाफ एन आवर गिलास और बस रहना आखिर तक, ठीक है। हाँ गाइस, अच्छा y इज इक्वल टू 0, y 0 कहां बोला है मैंने? अच्छा सॉरी मैं यहां समझ गया। अब ये y इज 0 कर रहा हूं ना इधर, क्या देखो बेटा, पार्शियल डेरिवेटिव देखो, आप देखो ये मैंने साइन कैसा बनाया है, ये कुछ ऐसा बनाया मैंने पार्शियल, ये इस टाइप से है ना, इस टाइप से बनाया मैंने पार्शियल। गाइस पार्शियल का मतलब होता है कि अगर मैं x की रिस्पेक्ट में करता हूं तो y को कांस्टेंट मानना है, ठीक है। और जब मैं कांस्टेंट मान रहा हूं तो उसे कांस्टेंट की तरह मुझे ट्रीट करना है, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव, एक बच्चे ने मुझे आंसर भी दे दिया, बेटा राहुल पता है क्या होता है, कुछ
मतलब शायद पार्शियल सबने नहीं पढ़ा वो। पार्शियल का मतलब ये जाता बेटा लीजिए कि अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट और वाई में कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो 12th में आपने करा होगा यहाँ पर ये वाला। ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई। वाई जीरो बिकॉज वो कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत ठीक है। यस, ओके बेटा, गुड। अच्छा, सुधीर सर की क्लास का टाइम, बेटा सुधीर सर की क्लास का टाइम मैं आपको ग्रुप पे बता दूंगा। सुधीर सर की क्लास परसों ही है, थर्सडे को सुधीर सर की क्लास है, इन 11 बजे मॉर्निंग में क्लास है सुधीर सर की। ठीक है, वो साथ साथ ही लेंगे, एक ही मतलब वो ऑनलाइन ऑफलाइन की क्लास साथ में रह रहे हैं, ले रहे हैं। ठीक है, मेरे मतलब मेरे बैचेस बहुत सारे होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स मेरे डिवाइडेड है। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों क्लास अलग अलग रखी है। ठीक है, चलिए, मैं बेटा इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने इसको ये करा, मेरी इक्वेशन आ गई। ठीक है बेटा, अब जरा ध्यान से समझना। अच्छा, क्वेश्चन की तरफ ध्यान नहीं है, दूसरी क्लासेस का भाई ये ध्यान है। कोई बात नहीं, देखो भाई, मेरे पास ये वैल्यू आ गई, P1 अपॉन में P2 इज इक्वल्स टू y प्लस का 1 अपॉन में x प्लस का 1। मैंने क्या करा, x प्लस का 1 यहां रखा, इधर लेके गया, y प्लस का 1 एंड P2 बाय P1। ठीक है, और ये x इज इक्वल्स टू y प्लस का 1 अपॉन में ये P1 P2 बाय P1 माइनस का 1। ठीक है, तो गाइस दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, यहां से मैंने वैल्यू ऑफ x निकाली है। मैं एक चीज आपको बता देता हूं, ये x की वैल्यू है जो y का फंक्शन है। ठीक है, ये x की वैल्यू है जो y का फंक्शन है। इस चीज को गाइस आप अपने माइंड में रखना। नाउ अब मुझे बताओ, मेरे को पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, फिर y में करना था। अब मुझे लैम्डा की रिस्पेक्ट में भी करना है। किसकी रिस्पेक्ट में करना है बच्चा? लैम्डा की रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करना है। तो मैं अब इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं लैम्डा की रिस्पेक्ट में। ठीक है, मैं लैम्डा की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने लैम्डा में डिफरेंशिएट किया, आपको अगर वो इक्वेशन मेरे पास तो लिखी हुई नहीं है, तो वो कंप्लीट पहला वाला तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा तो कहीं पर भी नहीं है, प्लस लैम्डा, अच्छा लैम्डा की रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो लैम्डा का 1 हो जाएगा, और अदर वैल्यू एडिटिव आ जाएगी, अदर वैल्यू एडिटिव आ जाएगी। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, प्लस 1 और m माइनस P1 x माइनस का P2 y, अदर वैल्यू का एडिटिव यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब फॉर ऑप्टिमाइजेशन 40 इक्वल टू 0, तो ये m इज इक्वल टू P1 x प्लस P2 y, P1 x प्लस P2 y इज इक्वल टू m। ठीक है, एंड इस x की वैल्यू को मैं उठा के यहां रख दूंगा। हम में से जो बच्चे ऐसे हैं जिनको ये मेथड या कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा, प्लीज परेशान मत होना। ठीक है, प्लीज परेशान मत होना, पर्सनली समझाऊंगा कि कैसे हुआ है। ठीक है, चीजों को समझते रहो, डाउट आता है तो डाउट को मार्क करके रखो, मुझसे अलग पर्सनली पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा। बिकॉज गाइस टफ है, आसान नहीं है। ठीक है, और जो चीज टफ होती है टाइम लेती है समझने में। ठीक है, चलो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी, तो m इज इक्वल टू P1, x की जगह लिखा मैंने ये y प्लस का 1 P2 बाय P1 माइनस का 1 प्लस P2y। हाँ जी फ्रेंड, जरा सॉल्व करना, सॉल्व करो। अब मुझे आंसर बताओ इसका, यहां से सॉल्व करके y इज इक्वल टू करके बताओ गाइस, मुझे जल्दी बताओ, मैं अपने पेन में इंक डालता हूं। ठीक है, जल्दी बताओ मुझे आप लोग, फटाफट तेजी से। अलाउ कर दिया, जल्दी बताओ गाइस। एनीवन एल्स? राहुल भाई, आंसर सारे ही दिया आपके, बहुत अच्छा लगता है जब बच्चा आंसर देता है। देखो राहुल भाई, सही हो गलत हो ये मैटर नहीं करता, आप आंसर सबसे पहले दे रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। कोई भी बच्चा हो, कोई भी स्टूडेंट हो, सबसे पहले आंसर देना टैलेंट होता है।
आप बोलो सर ऐसा तो गलत आंसर भी दे दिया हम, ऐसा नहीं होता। अगर आपको पता ही है कि मेरा आंसर गलत है, आप कभी नहीं दोगे। बट आप अगर आप आंसर दे रहे हो तो इसका मतलब आपके हिसाब से वो सही है, कैलकुलेशन एरर है, कोई बात नहीं यार, अभी सीख रहे हो, गलती आने दो। राहुल अच्छा लगा, अच्छा लगा, आप आंसर देने में बहुत जल्दी करते हो, बहुत अच्छी बात है ये, सही है, आप श्योर होते हो कभी कभी। चलो कोई नहीं, मैं भी सॉल्व कर सकता हूँ इसको, जो लोग कर रहे हो करते रहे, बाकी जो मतलब नहीं कर रहे हैं वो अपने आप से देख लें, मैं करा देता हूँ आप लोगों को। तो m इज इक्वल्स टू, ठीक है, P1 तो यहीं पर ही है, P1 को तो मैं नहीं छेड़ रहा फिलहाल, तो ये हो गया P2 y प्लस P2, ठीक है, माइनस का P1 अपॉन में P1 प्लस का P2 y, P1 से P1 कैंसिल आउट, m इज इक्वल्स टू P2 y प्लस का P2 माइनस का P1 प्लस का P2 y, m इज इक्वल्स टू 2P2 y प्लस का P2 माइनस का P1 एंड y इज इक्वल्स टू m माइनस का P2 प्लस का P1 अपॉन में 2P2। ये आंसर आया जी, m माइनस, चेक कर लो ये m माइनस, ये गाइस ये आंसर आया m माइनस P2 प्लस का P1 अपॉन में 2P2, या गाइस ये हमारे पास आ गया y की वैल्यू, ठीक है। अब कहीं पर गलत हो किसी का तो वो सही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सीखने आया वो, ये थोड़ी ना कि आपको आंसर सही आता ही होगा ना गाइस, ठीक है। अब देखो, अब मुझे चाहिए x की वैल्यू, तो इस y की वैल्यू को उठा के मैं कहां रख दूं जहां इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है यहां पर, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड है, तो दिस इज, मैंने यहां पर लिख देता हूं y प्लस 1 P2 बाय P1 माइनस का 1, ठीक है, y प्लस का 1 P2 बाय P1 माइनस का 1। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है बच्चा, x इज इक्वल्स टू P2 बाय P1 ये रहा, मैंने यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज m माइनस का P2 प्लस P1, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, एंड प्लस का 1, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ बेटा, कैलकुलेशन, एक मिनट बेटा, देखिए कैलकुलेशन आंसर चेक कर लेता हूँ, ये सही आया था y, ठीक है, ये तो सही है, ये सही है, एंड ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए मैं इसको दोबारा सॉल्व करो बेटा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मेरे पास x की वैल्यू थी y प्लस 1 P2 बाय P1 एंड माइनस का 1, आसान करने के लिए मैं क्या कर लेता हूं, इसको y P2 प्लस का P2, ठीक है, अपॉन में P1 माइनस का 1। अब यहाँ पे गाइस मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूं, देन यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। y की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, दैट इज m माइनस का P2 प्लस का P1, दैट इज 2P2, ये y की वैल्यू पुट करिए और मल्टीप्लाई बाय P2, एंड ये तो इसकी वैल्यू हो गई, साथ साथ प्लस का P2 अपॉन में P1 माइनस का 1, कैलकुलेट कर लो गाइस यहां से, ये यहां से कैंसिल आउट, ठीक है, ये यहां से कैंसिल आउट, ठीक है, एंड फिर मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है जी, ये आया जी इधर से m माइनस का P2 प्लस का P1, ये उधर ट्वाइस मल्टीप्लाई हुआ, प्लस का 2P2 माइनस का 2P1 अपॉन में 2P1, गाइस कैलकुलेशन, ठीक है, बहुत ध्यान से करिए मैंने भी। तो m देखिए P2 माइनस का प्लस का 2P2, तो प्लस का P2 हो गया, P1 माइनस का 2P1, ये माइनस का P1 हो गया, ठीक है, और अपॉन में 2P1, ठीक है, क्लियर गाइस। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है,
तो जो x की वैल्यू आई है, ये जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, ये x की वैल्यू है गाइस प्राइसेस और इनकम का फंक्शन है, राइट हियर, दिस इज द फंक्शन ऑफ बेसिकली व्हाट प्राइसेस एंड इनकम, एंड ये जो y की वैल्यू थी किसका फंक्शन है, प्राइसेस एंड इनकम। जब भी वैल्यूज हमारा प्राइसेस और इनकम का फंक्शन होती हैं, जब भी वैल्यूज हमारा प्राइसेस एंड इनकम का फंक्शन होता है, तो तब गाइस हम उन वैल्यूज क्या बोलते हैं, मार्शेलियन डिमांड, क्या बोलते हैं, मार्शेलियन डिमांड। लिख लो टॉप पर, जब फंक्शन एक्स और वाई प्राइसेस और इनकम का फंक्शन हो तो वो होता है मार्शेलियन डिमांड। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई फ्रेंड्स, अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से, ठीक है। चलिए जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं फ्रेंड। चलो, मैं एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं आप लोगों को जीएसटी का पास्ट ईयर, ठीक है, वो एक सालों से मैं करा रहा हूं, मतलब एक फर्स्ट एक दो क्लास में आपको मैं करा देता हूं, ये समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद ना एक पार्ट और है, इसी चीज को मिनिमाइज करना, किसी चीज को मिनिमाइज करना एक पार्ट और है, बट मैं उसको आज नहीं करा रहा, आपकी जो नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास है मैं उसमें कराऊंगा, ठीक है। आज नहीं करा रहा, मैं उसमें कराऊंगा, क्योंकि क्योंकि मुझे जो अगला क्वेश्चन डिस्कस करना वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक तो वो डीएससी का पास्ट ईयर है, दूसरा आपको नॉलेज मिल जाए कि वहां पे डीएससी में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं अभी डीएससी के पास से करा देता हूँ, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, मैं इसको रख कर रहा हूँ यहां से पहले, ठीक है जी। चलिए बेटा, एक क्वेश्चन है, डीएससी 2017 कहते हैं कंसीडर, क्वेश्चन लिखना फ्रेंड, कंसीडर अ कंज्यूमर, कंसीडर अ कंज्यूमर consider a consumer consider a consumer with utility function that is x y z। गाइस थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, परेशान मत होना, अच्छा क्वेश्चन है ये। तीन गुट की बात कर रहा हूं, y मिनिमम ऑफ x कॉमा z, ठीक है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, y minimum of x comma z, this is the question, right? The prices of all three goods are equal, the prices of all three goods are equal, and the consumer's income is 100, ठीक है, ये क्वेश्चन है जी। ऑप्शन दे रखे हैं उन्होंने, तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझना ये कहना क्या चाहते हैं वो आपको। ऑप्शन कहते हैं, पहला ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट ये लिख देता हूँ, वैसे जगह है, y is more than x which is equals to z। पहला ऑप्शन है कि मतलब जो y है वो x से बड़ा है और जो x है वो z के बराबर है। सेकंड है y is less than x और जो x है वो z के बराबर है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन y जो है वो x के बराबर है, वो z के भी बराबर है, ठीक है। एंड डी ऑप्शन नन, ठीक है। तो वही चार ऑप्शन हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डीएससी का 2017 का क्वेश्चन है। और मैं आपको जैसे एक बार बता देता हूँ, जैसे आज मॉर्निंग में भी ये था कि कुछ लोग जो थे वो नॉन इकोनॉमिक ऑनर्स बैकग्राउंड के थे, तो हाँ ये बात सच है कि उनको ये चीज शायद समझ में नहीं आई थी, तो उनके हिसाब से ये था कि मैं शुरू में जब मैंने क्वेश्चन लिखा तो उनके हिसाब से क्वेश्चन का काम का नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही सॉल्व करना था। लेकिन गाइस जो लोग इकोनॉमिक ऑनर्स के हैं वो शायद इस बात का बेटर अच्छे से समझ सकते हैं कि मिनिमम फंक्शन होना कोई
हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि हमको ये आता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है या फिर पूरा जो ये नेचर है, ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स में भी बहुत ज्यादा नहीं बताया होगा। एम आई राइट भाई? समझ